सो हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आज हम साइंस का आखिरी चैप्टर पढ़ रहे हैं और इस चैप्टर का नाम है आर एनवायरनमेंट। इससे पहले हमने साइंस के सारे चैप्टर निपटा दिए हैं। मुझे पता है। कमेंट करने से पहले रुक जाओ। एक चैप्टर अभी तक जो आपको नहीं कराया है वो है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। इस चैप्टर को हम इसके अगले में करा देंगे, कोई टेंशन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। और ऑलमोस्ट हमने साइंस के हर एक चैप्टर को डिटेल के अंदर यूट्यूब के ऊपर फ्री में पढ़ा दिया है। आप इस चैनल पे हो, आप प्लेलिस्ट में जाओगे, साइंस की एक आपको प्लेलिस्ट दिखेगी, उस पर आप क्लिक करना, आपको सारे के सारे चैप्टर्स आपको आराम से देखने को मिलेंगे। सारे डीप लेक्चर्स, अच्छे लेक्चर्स, कम समय के अंदर सारा कंटेंट पढ़ाया गया है। और आज पढ़ रहे हैं हमारा नन्ना मुन्ना प्यारा प्यारा चैप्टर। एक बार पढ़ोगे प्यार हो जाएगा इस चैप्टर से। इतना प्यारा, इतना मतलब बहुत प्यारा चैप्टर है ना। और इसके अंदर आज आपको न्यूमेरिकल भी प्रैक्टिस कराएंगे। शायद आपको स्कूल में न्यूमेरिकल नहीं कराए हो, बट मैं तो तुम्हारा प्रशांत भैया हूं, मैं तो तुम्हें न्यूमेरिकल कराऊंगा ही कराऊंगा। मैं बिना न्यूमेरिकल के नहीं मानता, ठीक है। न्यूमेरिकल से हमारा अलग प्रेम संबंध है। चलिए तो इस चैप्टर को आरंभ करते हैं विद फुल जोश, फुल मोटिवेशन। और अपना जोश कमेंट कर दो कमेंट बॉक्स के अंदर कि भैया जोश मीटर कितना है। जोश है? अरे जोश मीटर है 100 में से कितना है, कमेंट करो फटाफट फटाफट। जोश 100 रखना है, 100। और 1 घंटे के अंदर इस पूरे चैप्टर को खत्म करेंगे। ध्यान से सुनना, नोट्स टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएंगे। अगर ध्यान से सुना ये चैप्टर आपका क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले देखते हैं ये चैप्टर कितने मार्क्स का आने वाला है। ये चैप्टर ओवरऑल आता है आपके 5 मार्क्स का सीबीएसई बोर्ड के अंदर। मैं सीबीएसई बोर्ड की अगर बात करूं 5 नंबर का आ रहा होता है, ठीक है। अब इस चैप्टर के अंदर मेजरली जो सवाल आते हैं वो आते हैं, एक आता है 3 मार्कर और एक आता है आपका 2 मार्कर। एक क्वेश्चन आता है आपका 3 नंबर का, एक आता है आपका 2 मार्कर का। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी इसके अंदर ही करते चलेंगे। अब देखते हैं कौन कौन से टॉपिक हम इसके अंदर कवर करने वाले हैं। तो देखो, छोटा सा चैप्टर है, ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, बहुत सारी थ्योरी है ना। और थ्योरी भी बहुत आसान है। अब देखो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में आपको मार्क करा लेता हूं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मार्क कर लेना बेटा। पहला इंपॉर्टेंट आपका जो टॉपिक है वो है फूड चेन। बहुत इंपॉर्टेंट। फूड चेन के अंदर जो आपका 10% लॉ है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक सवाल बनता ही बनता है। उसके अलावा आपका बायोमैग्निफिकेशन की डेफिनेशन, उसके अलावा आपका ओजोन लेयर की फॉर्मेशन, ओजोन लेयर की फॉर्मेशन, इस पे भी सवाल आ सकता है। उसके अलावा आपके अबायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट्स इन इकोसिस्टम। ये 4 आपके मेजर टॉपिक्स हैं जहां से आपका सवाल बनने वाला है। अब आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी बता दिए, आपको यह भी बता दिया कि कितने सवाल पूछे जाने वाले हैं। अब शुरू करते हैं इस चैप्टर को पढ़ना विद फुल जोश, फुल मोटिवेशन, है ना भैया, है ना। क्या चल रहा है भाई, करें शुरू। ठीक है, अब इसको आरंभ कर रहे हैं। और इसको स्टार्ट करने से पहले बस मैं एक चीज आपसे बोलता हूं, 1 मिनट मुझे दो और अपनी आंखों को एक बार बंद करो, ठीक है। अपनी आंखों को एक बार बंद करो और इमेजिन करो ये समय है मई महीने का। इस समय पर आपका 10वीं बोर्ड का रिजल्ट आ रहा है। वेबसाइट के ऊपर रिजल्ट आ चुका है। आपका एक दोस्त आपको फोन करके कहता है कि यार रिजल्ट आ गया है, रिजल्ट देख लेना। तुम अपना लैपटॉप खोलते हो, फोन खोलते हो, फटाफट से अपना रोल नंबर डाल रहे हो। इस समय पर इमेजिन करते चलना। और तुम्हारे पेरेंट्स भी पीछे बैठे हैं, सब डरे हुए हैं। और तुम एंटर पे क्लिक करते हो, तुम ओके पे क्लिक करते हो। जैसे ही तुम ओके पे क्लिक करते हो तुम्हारा रिजल्ट आता है स्क्रीन के ऊपर। 95%, 96%, 97%, 98% ये आपका रिजल्ट आता है। ये रिजल्ट आप देखते हो, आपके पेरेंट्स की आंखों में आपको खुशी दिखती है। आपके पेरेंट्स आपके रिश्तेदारों को फोन कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि इसकी तो 95 आ गई, इसकी तो 96 आ गई, इसकी तो 97 आ गई। सब खुश हैं। इमेजिन करके कैसा लग रहा है? मजा आ रहा है ना, है ना। अब इस चीज को केवल इमेजिन नहीं करना है हमें, ये चीज हमें सच बनानी है, हमें इसको रियलिटी में कन्वर्ट करना है। रियलिटी में कैसे कन्वर्ट होगा? पढ़ के, है ना। ये सुनने में जितना अच्छा लग रहा है ना, जब तुम इसे सच में फील करोगे ना बेटा, उस दिन मजा आ जाएगा। उस दिन तुम कहोगे यार भैया बेस्ट डे ऑफ माय लाइफ। तो ये हमें फील करना है। कैसे फील करेंगे? पढ़ाई करके। चलिए अब फटाफट से शुरू करते हैं हमारा आर एनवायरनमेंट चैप्टर। आर एनवायरनमेंट चैप्टर के अंदर सबसे पहले आप बस इतना समझो कि इसके अंदर होते हैं 2 चीजें। पहली चीज एनवायरनमेंट। अरे एनवायरनमेंट के बारे में ही तो पढ़ रहे हैं, तो एनवायरनमेंट की तो डेफिनेशन देखेंगे। एनवायरनमेंट क्या होता है? आपके आसपास जो भी चीजें हैं उसको हम बोल रहे होते हैं एनवायरनमेंट। तो देखो एनवायरनमेंट क्या होता है? इट इज द सराउंडिंग वेयर ऑर्गेनिजम्स लिव। जो अपनी पूरी सराउंडिंग है ना। आज हमारा एनवायरनमेंट क्या है? आज हम इंडिया के अंदर रह रहे हैं, तो हमारा एनवायरनमेंट क्या है? गर्मियों में बहुत ज्यादा गर्मी होती है, सर्दियों में बहुत ज्यादा ठंड होती है। ये क्या है हमारा एनवायरनमेंट। अगर हम रशिया में रहते
तो रशिया में आपको पता है बहुत ठंड होती है, बर्फ गिरती है। तो रशिया में अगर हम जाएंगे तो हमारा इन्वायरमेंट बदल जाएगा। इन्वायरमेंट क्या होती है? वो सराउंडिंग जहां हम रह रहे हैं। जबकि इकोसिस्टम क्या होता है? ये डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान सुनना। इकोसिस्टम क्या होता है? इट इज अ कम्युनिटी वेयर द बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट इंटरेक्ट विथ ईच अदर। देखो बायोटिक अबायोटिक क्या होते हैं, आप पहले उतना समझो। बायोटिक कंपोनेंट्स वो होते हैं जो कि जिंदा हैं, जैसे कि आप मैं और बहुत सारे प्लांट्स, एनिमल्स, ये सब कौन है? बायोटिक। अबायोटिक क्या है? नॉन लिविंग, जैसे कि एयर है ना, आप सांस लेते हो किससे? एयर से, पानी, वाटर, ये सारी चीजें। तो इकोसिस्टम क्या है ना, इकोसिस्टम एक पूरी की पूरी सराउंडिंग है जिसके अंदर हम बायोटिक कंपोनेंट भी ले रहे हैं, अबायोटिक कंपोनेंट भी ले रहे हैं, और हम दोनों मिल बांट के यहां पर जिंदा हैं। इमेजिन करो अगर एयर नहीं होती, क्या आप जिंदा होते? नहीं होते जिंदा, है ना। अगर प्लांट्स नहीं होते, क्या आप जिंदा होते? नहीं होते जिंदा। तो इकोसिस्टम होता है एक ऐसी पूरी कम्युनिटी जिसके अंदर अबायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट है। उसके अलावा दूसरा पॉइंट क्या है? एन ऑर्गेनिजम्स इन्वायरमेंट चेंजेस एज इट्स मूव्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। हम एक जगह से, हम इंडिया से रशिया चले गए तो भैया हमारा इन्वायरमेंट बदल जाएगा, बट इकोसिस्टम नहीं बदलता। इकोसिस्टम नहीं बदलता। इकोसिस्टम क्या है? इकोसिस्टम तो देखो, अगर रशिया में भी लोग रह रहे हैं तो वो भी तो इकोसिस्टम के अंदर ही रह रहे हैं, है ना। वहां पर भी तो वो एयर को ब्रीथ कर रहे हैं, प्लांट्स वहां पर भी हैं, एनिमल्स वहां पर भी हैं, सब कुछ है वहां पर। तो इकोसिस्टम नहीं बदलता। उसके अलावा क्या है? इन्वायरमेंट इज जस्ट अ प्लेस इन अ टाइम, जिस जगह पे तुम रह रहे हो। जबकि इकोसिस्टम क्या होता है? इकोसिस्टम डिपेंड्स अपॉन ऑल द एसेंशियल लाइफ प्रोसेसेस सच एज फोटोसिंथेसिस। देखो आपको पता है इकोसिस्टम, मैंने आपको बता दिया, इकोसिस्टम के अंदर हम सारी चीजों को इंक्लूड कर रहे होते हैं। आई होप ये डिफरेंस आपको समझ आ गया होगा। इन्वायरमेंट क्या होता है, इकोसिस्टम क्या होता है। अगर यहां तक क्लियर है तो चैट के अंदर ओके लिख देंगे, ओ और के, फटाफट से, जोश के साथ। जोश बेटा कम नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो सवाल कहां से आता है? सवाल आता है इकोसिस्टम से। देखो इकोसिस्टम दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं आपके नेचुरल, एक होते हैं आपके आर्टिफिशियल। भैया नेचुरल क्या होते हैं? अरे भाई बोल, नेचुरल वो वाली इकोसिस्टम जो कि नेचुरली प्रेजेंट है, जैसे कि ओशन। ओशन क्या है? नेचुरल इकोसिस्टम है, उसके अंदर फिशेस हैं, बहुत सारी चीजें हैं। क्या हमने बनाया ओशन? नहीं, वो क्या है? नेचुरल। जबकि आर्टिफिशियल क्या होते हैं? जो कि ह्यूमन मेड हैं। अरे भैया हमने बनाए थे, जैसे कि एक्वेरियम। एक्वेरियम देखा है आपने बहुत सारी जगहों पे, जैसे मॉल्स के अंदर, होटल के अंदर, वहां पर जा जाके तुमने देखा हो तो वहां पर एक्वेरियम रखे होते हैं जिसके अंदर फिश वगैरह तैर रही होती है। वो क्या होता है? वो ह्यूमन मेड है, हमने बनाया है वो तो, है ना, हमने बनाया। वो क्या है? ह्यूमन मेड। ठीक है। उसके अलावा जो नेचुरल होते हैं ना, नेचुरल होते हैं दो टाइप के। पहला होता है एक्वेटिक और दूसरा होता है टेरेस्ट्रियल। पहला होता है एक्वेटिक, दूसरा होता है टेरेस्ट्रियल। टेरेस्ट्रियल मतलब जैसे कि आप इमेजिन कर लो, जितने भी आपने डेजर्ट्स होते हैं, फॉरेस्ट होते हैं, ये सब किसके अंदर आते हैं? टेरेस्ट्रियल के अंदर। जबकि एक्वेटिक क्या होते हैं? एक्वेटिक जैसे कि आपके ओशन, सी, लेक, रिवर, ये सब किस में आते हैं? एक्वेटिक के अंदर। ठीक है। अब ये जो नीचे जो आपको पूरा क्लासिफिकेशन दे रखा है बेटा, ये पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, ये बस आपकी नॉलेज के लिए मैं लेकर आया हूं। इसको काट सकते हो, आपके एग्जाम के अंदर कोई नहीं पूछेगा। ठीक है। देखो हमें ना स्मार्ट स्टडी करनी होती है, हम ऐसा नहीं है कि हम गधों की तरह पढ़े जा रहे हैं, हम वही पढ़ें जो कि पूछा जाता है। फालतू पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। अब तुमने अगर फालतू पढ़ भी लिया तो हमने चार दोस्तों के सामने जा रहे हो, अरे सुन मेरे को ना ये आता है, मेरे को ना प्रशांत भैया ने बताया था कि यार फ्रेश वाटर के भी 3 टाइप होते हैं। अब तुमने वो बता दिया, तुमने थोड़ा बहुत ऐसे कर लिया, तुमने बोल दिया कि हाँ मुझे ये सब आता है, उससे क्या फायदा हुआ जब एग्जाम में पूछा ही नहीं जाएगा तो। ठीक है, तो एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना होता हमें। तो ये सारी चीजें आई होप आपको क्लियर हो गई होगी। इकोसिस्टम दो टाइप का होता है, नेचुरल और आपका आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल के अंदर कौन कौन से आते हैं? आपका एक्वेरियम। अब मेरा एक सवाल है, कमेंट में बताना। आपने देखा होगा ना, खेती करते हैं लोग जिनको हम क्रॉप फील्ड बोलते हैं। इमेजिन करो मैं किसान हूं और मैं खेती करता हूं, मेरा एक लैंड है जिसके ऊपर मैं खेती करता हूं। अब मुझे बताओ, जो क्रॉप फील्ड है जिसमें हम खेती कर रहे हैं, क्या वो आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है या नेचुरल इकोसिस्टम है? जल्दी बताओ, बताएं। मैं पानी पीता हूं जब तक, बताएं फटाफट। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो जो आपकी क्रॉप्स होती है ना बेटा, वो आर्टिफिशियल इकोसिस्टम में आती हैं। पता है क्यों? क्योंकि भाई क्रॉप्स हैं, ये मेरा खेत है, मैंने यहां पर, मान लो मैंने यहां पर कुछ उगा दिया है ना, ये मेरा खेत था, यहां पर मैंने कुछ उगा दिया, तो उसको मैंने उगाया है, वो नेचुरली नहीं होगा। उसके अंदर मैंने बहुत सारे क्या डाले? मैंने बहुत सारे डाले फर्टिलाइजर्स, मैंने बहुत सारे फर्टिलाइजर्स डाले, मैंने उसके अंदर इंसेक्टिसाइड डाले, पेस्टिसाइड डाले, बहुत सारी चीजें डाली, है ना।
तो क्या किया मैंने अपने अकॉर्डिंग उसको बनाया है, तो वो क्या होता है आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। ये क्वेश्चन पूछा गया था एक साल कि जो क्रॉप्स होती हैं, जो क्रॉप्स फील्ड होती हैं, वो नेचुरल इकोसिस्टम है या फिर आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है। जस्टिफाई क्या बोलोगे, आर्टिफिशियल, क्यों, बता दिया। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट सवाल था। आगे बढ़ जाते हैं। चलिए आपको मैंने बता दिया नेचुरल होती हैं ये अपनी जो गार्डन क्रॉप फील्ड वगैरह ये सब क्या होती हैं, ये हमारी होती हैं आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। अब बात करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। हम पढ़ रहे हैं इकोसिस्टम, अब हम पढ़ते हैं कि इकोसिस्टम के कंपोनेंट क्या हैं। भैया कौन कौन से कंपोनेंट हैं देख पढ़ते हैं। पहली चीज, एक कंपोनेंट होता है अबायोटिक, दूसरे होते हैं बायोटिक। अबायोटिक बायोटिक, बेटा दोनों में मैं डिफरेंस समझा चुका हूं, फिर से मत पूछना, फिर से मत पूछना, बता चुका हूं, है ना, बता चुका हूं। सुनो, अबायोटिक के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, एयर, वाटर, ये सब, ठीक है, ये सब। ये मैंने नीचे और क्लासिफाई कर दिया है, क्लाइमेटिक फैक्टर, इलेक्ट्रिक फैक्टर, ये भी आपको याद करने की जरूरत नहीं है, कोई टेंशन नहीं आएगी, एग्जाम के अंदर नहीं पूछा जाता, ठीक है। अबायोटिक और बायोटिक फैक्टर। अब सुनो, बायोटिक वाला इंपॉर्टेंट है। बायोटिक वाले को हमने 3 के अंदर डिवाइड करा है। पहला है प्रोड्यूसर, दूसरा है कंज्यूमर, तीसरा है बेटा डीकंपोजर। अब आ जाओ, अलर्ट अलर्ट अलर्ट, वापस से आ जाओ मेरी तरफ, सुनो। अब बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां से सवाल पूछा जाता है। देखो 3 कैटेगरीज के अंदर हमने बायोटिक फैक्टर्स को डिवाइड करा है, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डीकंपोजर। प्रोड्यूसर कौन, प्रोड्यूसर कौन, ध्यान सुनना, जो कि अपनी एनर्जी प्रोड्यूस करता है बाय द हेल्प ऑफ नेचर, जैसे कि प्लांट्स। प्लांट्स कैसे अपनी एनर्जी बनाते हैं बेटा बताओ, वो एनर्जी बनाते हैं अपनी एयर की मदद से, कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से, फोटोसिंथेसिस पढ़ा था ना, कैसे होता है, सनलाइट की मदद से। तो जितने भी आपके प्लांट्स होते हैं वो सब क्या होते हैं बेटा, वो सब होते हैं आपके प्रोड्यूसर्स। याद रखेंगे, प्लांट्स क्या होते हैं, एल्गी क्या होती है, प्रोड्यूसर्स, याद रखेंगे। इसका मतलब है प्रोड्यूसर्स जो होते हैं वो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन शो करते हैं। अब अगर तुम ये पूछ रहे हो कि प्रशांत भैया एक बात बताओ ऑटोट्रॉफिक क्या होता है, तो भैया एक लेक्चर पढ़ा है लाइफ प्रोसेस का, उसको पढ़िए, उसके अंदर ऑटोट्रॉफिक हेटेरोट्रॉफिक सारे आपको बता रखे हैं, ठीक है। प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं, ऑटोट्रॉफिक, प्लांट्स जो कि खुद का खाना कैसे बनाते हैं, नेचर से। दूसरे होते हैं कंज्यूमर। कंज्यूमर क्या होते हैं, कंज्यूमर वो होते हैं जो कि प्रोड्यूसर पे डिपेंड रहते हैं, प्रोड्यूसर की मदद से खाना बनाते हैं। जैसे कि हम किस पे डिपेंडेंट हैं, प्लांट्स पे, एनिमल्स पे। बहुत सारे एनिमल्स किस पे डिपेंडेंट हैं, प्लांट्स पे, वो क्या है, सारे कंज्यूमर्स। एक होते हैं डीकंपोजर्स, जैसे कि बैक्टीरिया वगैरह। अभी डीकंपोजर्स क्या करते हैं भैया, ये डीकंपोजर क्या करते हैं कि जितने भी डेड एंड डीकेइंग मटेरियल है उन सबको क्या कर देते हैं, ये खत्म कर देते हैं। क्या कर देते हैं, ये खत्म कर देते हैं, उन सबको खा जाते हैं, डिकंपोज कर देते हैं, ठीक है। 3 चीजें पढ़ ली, कौन कौन सी, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और आपका डिकंपोजर। अब ध्यान से सुनना, एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको एक साइकिल दिखाता हूं, एक बड़ी इंपॉर्टेंट आपको साइकिल दिखाता हूं, बेटा ध्यान से देखना। देखो एक आपको साइकिल दिखाता हूं, ये देखो, ये देखो, ये देखो, देखो ये थे आपके अबायोटिक कंपोनेंट्स, जैसे कि एयर, सनलाइट, सब कुछ, ठीक है। अब प्रोड्यूसर मतलब प्लांट ने अपना खाना बनाया। क्या करा, प्लांट ने अपना खाना बनाया, दिख रहा है बेटा, प्लांट ने अपना खाना बनाया। अब प्लांट को किसने खाया, मान लो कंज्यूमर था बंदर, बंदर ने खा लिया भैया, बंदर है ना। कौन कह रहा है कि ये इसके दोस्त की फोटो जैसी लग रही है, ये बंदर है बेटा, तुम्हारा दोस्त नहीं है, ध्यान से सुनो, ठीक है। ये क्या है, कंज्यूमर। अब बेटा कंज्यूमर ने खाया, अब कंज्यूमर धीरे 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 क्या होगा, कंज्यूमर एक टाइम के बाद मर जाएगा, है ना, हर कोई मरता है, हम भी मरेंगे एक दिन, है ना, तो कंज्यूमर मर जाएगा। अब जो कंज्यूमर की डेड बॉडी है ना, उसको कौन डिकंपोज करता है, उसको डिकंपोज करेगा हमारा डीकंपोजर। कौन बेटा, डीकंपोजर। अब डीकंपोजर क्या करते हैं, जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना, उनको वापस से सॉइल के अंदर भेज देते हैं। जैसे कि एक एनिमल की अगर डेड बॉडी पड़ी है ना कहीं पर, तो कुछ समय बाद वो डिकंपोज होकर उसके जितने भी मिनरल्स हैं वो सारे के सारे बेटा सॉइल के अंदर चले जाएंगे, है ना। तो डीकंपोजर ने क्या करा, सारे न्यूट्रिएंट्स को वापस से एबायोटिक कंपोनेंट में भेज दिया। ये पूरी की पूरी साइकिल है, ये होती है साइकिल ऑफ इकोसिस्टम। देख पा रहे हो, अबायोटिक से हम बने थे और अबायोटिक में हम वापस से खत्म हो जाते हैं। इसलिए बोला जाता है, एक कहावत आपने सुनी होगी ना कि मिट्टी से जन्मे हैं मिट्टी में खत्म हो जाएंगे। उसका क्या मतलब है, उसका यह मतलब है बेटा इकोसिस्टम, कि अबायोटिक से हम जन्मे हैं, अबायोटिक में ही हम बेटा खत्म हो जाएंगे, ठीक है। अब इस पर सवाल क्या आता है, इसमें एक सवाल आया था कि एक बात बताओ, इकोसिस्टम की जो साइकिल होती है वो कैसी होती है, क्या वो यूनिडायरेक्शनल होती है, क्या वो बाई डायरेक्शनल होती है, क्या वो साइक्लिक होती है। तो आपको पता है कैसी होती है,
साइक्लिक। याद रखेंगे, इकोसिस्टम की साइकिल हमेशा की हमेशा कैसी होती है? साइक्लिक। ठीक है, क्लियर? चलिए चलिए बेटा, चलिए 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 चलिए, है ना, बायोटिक हमने पढ़ लिए थे, है ना। अब सुनो मेरी बात, अब मेरी बात सुनो। देखो, हमने पढ़ा था प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डिकम्पोजर। अब ये जो भैया मेरा कंज्यूमर है ना, कंज्यूमर, ये जो मेरा कंज्यूमर है, ये कंज्यूमर भी होता है तीन टाइप का, तीन टाइप का, है ना। वो होता है तीन टाइप का, आपको मैं दिखा भी देता हूं अगर यहां पर कहीं स्लाइड में गिवन होगा, ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ आ पाए। एक मिनट, अरे भैया कहीं नहीं लिख रखा क्या? चलो यहीं दे देते हैं आपको। देखो, आपका जो कंज्यूमर होता है वो तीन टाइप का होता है। पहला होता है बेटा प्राइमरी, दूसरा सेकेंडरी, तीसरा टर्शरी, और एक और होता है जो कि हम बोलते हैं क्या? क्वाटर्नरी। ठीक है, मतलब ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट सवाल आ रहा है, एक बार अलर्ट मोड पे आ जाओ। देखो, जो आपके प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं ना, वो कंज्यूमर्स होते हैं जो कि किसको? आपके जो प्रोड्यूसर्स हैं उनको खाते हैं। जैसे कि एक बकरी का एग्जांपल लेते हैं, गोट का एग्जांपल लेते हैं ना। अब एक गोट है, गोट क्या खाएगी? घास को खाती है। तो वो क्या खा रही है? वो प्रोड्यूसर्स को खा रही है। तो वो क्या हो गई? वो हो गई आपकी प्राइमरी कंज्यूमर। सेकेंडरी कंज्यूमर कौन होता है? वो जो कि गोट को खाएगा, वो जो कि गोट को खाएगा। इमेजिन करो, एक भेड़िया आया, भेड़िया ने गोट को खा लिया भैया। अब क्या हुआ? भेड़िया बन गया हमारा सेकेंडरी कंज्यूमर। अब भेड़िया घूम रहा था, अब बेचारे भेड़िया को शेर ने खा लिया। अब शेर कौन बन गया बेटा? शेर बन गया आपका टर्शरी कंज्यूमर। क्या ये चीज क्लियर? क्या ये चीज क्लियर? बताओ। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, और एक होता है क्वाटर्नरी। अब क्वाटर्नरी का एक और एग्जांपल आपको साइकिल से समझा देता हूं। इमेजिन करो, ये है आपकी ग्रास, है ना, घास। अरे भैया घास को खा लिया चूहे ने, है ना, रैट भैया ने खा लिया हमारी किसको? ग्रास को। अब क्या हुआ कि रैट घूम रहा था। अब रैट को किसने खाया? बताओ। रैट को खा लिया एक भैया बिल्ली ने, कैट ने। रैट को खा लिया कैट ने। अब कैट को खा लिया भैया स्नेक ने, है ना, बड़ा सा आ गया एनाकोंडा जैसा सांप, और उसने क्या करा? कैट को खा लिया। अब स्नेक को किसने खा लिया? स्नेक को खा लिया किसने? ईगल ने। अब भैया ईगल ने खा लिया स्नेक को, है ना। अब आप ये बताओ, ये आपके सामने मैंने एक साइकिल बनाई है, इसमें आप ये बताओ प्राइमरी कंज्यूमर कौन है? प्राइमरी कंज्यूमर कौन है? सेकेंडरी कंज्यूमर कौन है? बताओ। अरे बहुत सिंपल, ये क्या है? ये है बेटा मेरा प्रोड्यूसर। ये पहला होगा मेरा प्राइमरी कंज्यूमर, ये होगा सेकेंडरी कंज्यूमर, ये होगा मेरा टर्शरी, और ये होगा मेरा क्वाटर्नरी। क्लियर? क्लियर? साइकिल समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो? अरे बोल यार, समझ रहे हो? अरे हाँ ना यार, थोड़ा जोश हाई रख यार। तू बार बार तू डिस्ट्रैक्टेड क्यों हो जाता है यार? है, एक बात बता मुझे, ये बार बार तेरे फोन की तरफ हाथ क्यों जाता है? बार बार तेरे नोटिफिकेशन पे हाथ क्यों जाता है? बार बार तू ये क्यों बोलता है भैया व्हाट्सएप चेक कर लूं, इंस्टाग्राम चेक कर लूं? क्यों? अरे क्यों भाई, ऐसा क्या हो रहा है? हाँ, ऐसा क्या जरूरी काम है? बताओ मुझे, पढ़ लो। ठीक है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वाटर्नरी। याद रहेगा बेटा, आगे इस पे सवाल पूछूंगा, अपनी मेमोरी के अंदर घुसा ले। क्योंकि मैंने सवाल पूछा, सही आंसर नहीं दिया, घर आ जाऊंगा तेरे, याद रखना, घर आ जाऊंगा तेरे। चल आ जाओ, आगे चढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे आ जाओ। ठीक है, मैंने आपको टाइप्स ऑफ कंज्यूमर भी आपको बता दिए हैं। आगे बढ़ जाते हैं, एक मिनट, ये प्रोड्यूसर तो आपको मैंने पढ़ा ही दिया है। कहां गया भैया? कहां गया? आगे बढ़ जाते हैं। अब अगला टॉपिक है हमारा फूड चेन। फूड चेन शुरू करें? अरे बेटा फूड चेन शुरू करते हैं। देखो, अब देखो फूड चेन क्या होती है। फूड चेन होती क्या है? फूड चेन इज अ रिप्रेजेंटेशन। हम जैसे मैथ के अंदर किसी चीज को रिप्रेजेंट करते हैं ना, वैसे ही फूड चेन क्या है? एक रिप्रेजेंटेशन है ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। पहले एक बार डेफिनेशन देखो। फूड चेन इज द फ्लो ऑफ फूड एनर्जी फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू द नेक्स्ट एंड सो ऑन। फूड चेन एक ऐसा रिप्रेजेंटेशन है जो कि आपको यह बताता है कि एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में एनर्जी कैसे जाएगी। भैया इससे इसमें गई, इससे इसमें गई, इससे इसमें गई, इससे इसमें गई। ये क्या कहलाती है? ये कहलाती है फूड चेन। एक पॉइंट आप अपनी नोटबुक के अंदर लिख लो या फिर कहीं पर भी लिख लो, जिससे कि तुम भूलने नहीं चाहिए हो कि जो आपकी फूड चेन होती है उसके अंदर एनर्जी यूनिडायरेक्शनल ट्रांसफर होती है। मुझे पता है तुम कंफ्यूज हो रहे होगे, भैया यूनिडायरेक्शनल ये क्या? बताऊंगा मैं हूं यहां पर, टेंशन मत लो, देखते चलो। ठीक है, अभी आप इतना समझो, एनर्जी यूनिडायरेक्शनल होती है। फूड चेन होती क्या है वो आप समझ गए, है ना। फूड चेन क्या है? एक रिप्रेजेंटेशन है एनर्जी ट्रांसफर का। जैसे कि अभी मैंने आपको बनाकर दिखाया, कहां गया हमारा वो प्यारा प्यारा डायग्राम? ये रहा ग्रास, रैट, कैट, स्नेक, ईगल। ये क्या है? ये एक तरह की फूड चेन है बेटा, ये एक फूड चेन है। हम अब क्या बता रहे हैं कि भैया एनर्जी ग्रास से कहां जाएगी? रैट में, रैट से कहां जाएगी? कैट में, कैट से स्नेक में, ईगल में। ये क्या है? एनर्जी का ट्रांसफर। मतलब ये भी एक फूड चेन है। ठीक है, फूड चेन समझ गए ना क्या होता है?
क्लियर है बेटा, कोई दिक्कत? अब सुनो मेरी बात, अब सुनो मेरी बात। देखो फूड चेन के अंदर कुछ लेवल्स होते हैं। अच्छा तुम्हारी क्लास के अंदर ना कुछ रैंक्स आती होंगी, तुम्हारी क्लास के अंदर कुछ रैंक्स आती हैं क्या बेटा? बताओ क्लास के अंदर कुछ रैंक्स आती हैं क्या? बताएं एक बार कमेंट के अंदर, क्लास के अंदर कुछ रैंक्स वगैरह आती हैं? रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3, रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3। एक मिनट जरा पानी पी लूं। मुझे लग रहा है तुम्हारी नहीं आ पा रही रैंक, है रैंक वैंक नहीं आ रही क्या? प्रशांत भैया से पढ़ के भी रैंक नहीं आ रही तो कैसे आएगी? देखो जैसे हम अभय बैच का टेस्ट लेते हैं ना नेक्स्ट टॉपर के ऊपर, तो उसके ऊपर ना बच्चों की रैंक आती है। तो जो रैंक आती है ना, जैसे तुम्हारी एक रैंक आ रही है, वो क्या बता रही है? तुम्हारी पोजीशन बता रही है क्लास के अंदर। उसी प्रकार से एनिमल्स की पोजीशन बताते हैं ट्रॉफिक लेवल। कौन बताते हैं? ट्रॉफिक लेवल। ट्रॉफिक लेवल, ट्रॉफिक लेवल क्या है? एक तरीके की रैंक है। हम रैंकिंग दे रहे हैं हमारे ऑर्गेनिजम्स को। फूड चेन के अंदर जब हम ऑर्गेनिजम्स को रैंकिंग देते हैं, उसको हम बोलते हैं क्या? ट्रॉफिक लेवल। क्या बोलते हैं बेटा? ट्रॉफिक लेवल। याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं कितने टाइप के हमारे ट्रॉफिक लेवल्स होते हैं। फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, सेकंड ट्रॉफिक लेवल, थर्ड ट्रॉफिक लेवल, फोर्थ ट्रॉफिक लेवल। ठीक है, अब देखो उसी एग्जांपल को फिर से देखते हैं, उसी एग्जांपल को फिर से देखते हैं। देखिए कहां गया भैया हमारा एग्जांपल? ये देखिए, देखो ग्रास से एनर्जी गई रैट में, ग्रास से एनर्जी गई रैट में। तो ग्रास क्या है यहां पर? बोलो ग्रास क्या है? ग्रास है हमारा फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल। क्या है? फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल। क्या है? ग्रास, फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल। अब एनर्जी कहां से कहां चली गई? रैट में। तो रैट क्या है मेरा? सेकेंड ट्रॉफिक लेवल। हाँ है ना, हाँ है ना, है ना। अब एनर्जी यहां से कहां चली गई? कैट में। तो कैट क्या है मेरा? थर्ड। ऐसे ये क्या है मेरा? फोर्थ। ये क्या है मेरा? फिफ्थ। क्लियर बेटा? बताओ, अरे बोलो यार। फर्स्ट 1 2 3 4 5, इस पूरी फूड चेन के अंदर 5 ट्रॉफिक लेवल्स हैं। कौन कौन से? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। इस प्रकार से हम हमारे ऑर्गेनिजम्स को फूड चेन के अंदर बेटा क्लासिफाई करते हैं इस अकॉर्डिंग, ट्रॉफिक लेवल के अकॉर्डिंग। आई होप फूड चेन का ये वाला कॉन्सेप्ट आपको एकदम 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 क्लियर हो गया होगा। यहां पर कुछ लाइनें लिखी हैं, पढ़ लेते हैं। देखो फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, दी ऑटोट्रॉफ्स और दी प्रोड्यूसर्स। जितने भी आपके प्रोड्यूसर्स होते हैं बेटा वो आते हैं फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल के अंदर। आगे देखते हैं सेकंड ट्रॉफिक लेवल। सेकंड ट्रॉफिक लेवल के अंदर क्या होते हैं? सेकंड ट्रॉफिक लेवल के अंदर आते हैं प्राइमरी कंज्यूमर्स, जो पहले ऑटोट्रॉफ्स को खाते हैं। वो क्या आते हैं? प्राइमरी कंज्यूमर्स। किसके अंदर? सेकंड ट्रॉफिक के अंदर। ठीक है, अब अगले आते हैं हमारे थर्ड ट्रॉफिक लेवल, ऐसे हमारे आते हैं फोर्थ ट्रॉफिक लेवल। ठीक है, ये होते हैं हमारी पूरी ट्रॉफिक लेवल की साइकिल। अब इसमें सवाल कैसे आते हैं? इसमें सवाल कैसे आते हैं? जैसे कि ये देखो, एक छोटा सा सवाल देखते हैं, फिर बड़ा सवाल देखेंगे। एक छोटा सवाल देख लेते हैं। अब मुझे ये बताओ कि डियर, सबसे पहले मुझे कमेंट में बताना, डियर कौन से ट्रॉफिक लेवल में है? पहला सवाल, डियर कौन से ट्रॉफिक लेवल में है? और डियर कौन सा कंज्यूमर है? प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शरी है, क्वाटर्नरी है? कौन सा है? बताओ। अब यहां पर बच्चे कंफ्यूज होंगे। सोचो सोचो, सोच लिया? अब देखो ये क्या है? फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल। ये क्या है? सेकंड ट्रॉफिक लेवल। ये क्या है? थर्ड ट्रॉफिक लेवल। हाँ है ना, मतलब डियर मेरे सेकंड ट्रॉफिक नंबर पे है, बट डियर मेरा प्राइमरी कंज्यूमर है। क्यों? क्योंकि जो प्लांट्स होते हैं ना वो तो मेरे प्रोड्यूसर्स होते हैं, वो तो मेरे कंज्यूमर्स होते ही नहीं है। तो जो मेरा डियर है वो क्या होगा? वो होगा मेरा प्राइमरी कंज्यूमर। हाँ है ना? बोल यार, बता। आया? चमका? दिमाग में घुसा? अरे बोल यार। हाँ चल एक बड़े एग्जांपल से देखते हैं। चलो यार एक बड़े एग्जांपल से देखते हैं, एमसीक्यू में अगर सवाल आता है तो किस प्रकार का आएगा। इमेजिन करते हैं भाई, एग्जांपल लेते हैं, ग्रास है ना। ग्रास को खाया चूहे ने, चूहे को खाया कैट ने, कैट को खाया किसने भैया? अरे बोल, कैट को कौन खा रहा था? कैट को खा रहा था स्नेक, स्नेक को खा लिया किसने? ईगल ने। ईगल दीदी बड़ी खतरनाक है। ठीक है, अब मुझे बताओ कैट का ट्रॉफिक लेवल कौन सा है? पहले तो ये बताओ। दूसरा सवाल, ये कौन सा कंज्यूमर है? ये कौन सा कंज्यूमर है ये बताओ जल्दी। कैट का ट्रॉफिक लेवल, कैट कौन सा कंज्यूमर है? सोचा क्या? अरे बहुत सिंपल है, ट्रॉफिक लेवल में तो बस ऐसे लिख लिया करो, फर्स्ट, अरे भैया सेकंड, अरे भैया थर्ड, ये आ जाएगा फोर्थ, ये आ जाएगा फिफ्थ। तो कौन सा है? थर्ड। ठीक है, अब ये देखो कंज्यूमर कौन सा है, तो ये तो अपना कंज्यूमर नहीं होता, पहला वाला होता है प्रोड्यूसर, ये है आपका प्राइमरी, ये है आपका सेकेंडरी। तो इसका मतलब है कंज्यूमर कौन सा है? ये है सेकेंडरी कंज्यूमर। क्लियर? बताएं
बोलो भाई, क्लियर चल रहा है? कोई समस्या कोई दिक्कत हो तो एक बार बता दो। बढ़िया, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। चलो चलो एक बार फोकस रहो, फोकस रहो बेटा, फोकस रहो, फोकस रहो, ध्यान इधर उधर नहीं होना चाहिए, फोकस रहो। चलो चलें आगे बढ़े, आगे बढ़े। चलिए, ये क्या था आपका, आई होप ये आप समझ गए होगे, है ना? ये आपका फूड चेन था। अब फूड चेन के अंदर एक कॉन्सेप्ट आता है 10% लॉ। अब देखो, जब एनर्जी एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में जा रही है ना, तो बहुत सारी एनर्जी क्या होती है, गायब हो जाती है यार। कैसे गायब हो जाती है? जैसे कि एक डियर आया, डियर आया, डियर आया, डियर ने ग्रास खाई, डियर ने ग्रास खाई। अब ग्रास के पास जो एनर्जी थी ना, उसकी केवल 10% एनर्जी डियर के पास आती है। अब तुम पूछोगे भैया बाकी 90% वो कहां गई? वो पता कहां गई? वो गई अलग अलग प्रोसेसेस के अंदर। मतलब जैसे कि डियर को बहुत सारे लाइफ प्रोसेस करने हैं, है ना, बहुत सारे लाइफ प्रोसेस करने हैं। जैसे कि भाई डियर को डाइजेशन भी करना है, एक्सक्रीशन भी करना है, ब्लड फ्लो भी बनाना है, तो जितने भी प्रोसेसेस हैं उसके अंदर खाने की 90% एनर्जी चली जाती है, और 10% एनर्जी कहां पर जाती है? उसकी बॉडी के अंदर, उसके पास। इसका मतलब जैसे जैसे एनर्जी पास होती है, सिर्फ 10% एनर्जी पास होके आ पाती है, और यही होता है हमारा 10% लॉ। अगर एक ग्रास एक एनिमल खा रहा है तो उसके पास 10% एनर्जी आएगी। अब उस एनिमल को अगर मैं खा रहा हूं, है ना, अगर उस एनिमल को मैं खा रहा हूं तो मेरे पास उस एनिमल की 10% एनर्जी आएगी। समझ पा रहे हो? नहीं समझ पा रहे? एक न्यूमेरिकल से समझ लेंगे, ठीक है? अभी आप इतना समझो, अभी आप इतना समझो, एन एवरेज of 10% of the food eaten is turned into its own body and made available for the next level of the consumer। सिर्फ 10% एनर्जी ही ट्रांसफर हो पाती है, बाकी की एनर्जी ट्रांसफर नहीं हो पाती। ठीक है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं। देखो, इमेजिन करो, इमेजिन करो, ये मेरा प्लांट है, ये मेरा प्यारा प्यारा प्लांट है। इसके पास है कितनी? इसके पास है 1000 जूल एनर्जी। कितनी है? अच्छा लाइट की छोड़ो, इसके पास है मेरी 10 जूल ऑफ एनर्जी। ये मान लो 10 जूल ऑफ एनर्जी प्लांट के पास। अब इस प्लांट को खाया डियर ने, तो डियर के पास केवल और केवल 10% आएगा, 10%। अब तुम खुद बता दो, इतनी मैथ तो तुम्हें भी आती होगी कि 10 का 10% कितना होता है। मतलब मैं पूछ रहा हूं आपसे 10% ऑफ 10 कितना होता है भैया? अरे बोलो यार कितना होता है? एक होता है ना। तो मतलब मेरे डियर के पास आई 1 जूल एनर्जी, है ना। अब डियर को खा लिया शेर ने। अब शेर के पास, डियर के पास जो एनर्जी थी ना, उसका 10% जाएगा। तो अब अपन को क्या करना है? 1 जूल का 10% निकालना है। वो कितना होता है? वो होता है 0.1 जूल। अब देखो, आपको कुछ नहीं करना होता, इनके अंदर आपको क्या करना होता है? एक एक जीरो कम करते जाओ। जैसे यहां पर 10 जूल था, एक जीरो हटा दो, 1 जूल आ गया। अब पॉइंट पे आ जाओ, एक पॉइंट इधर ले आओ, 0.1 पे आ गया। अब अगर अकेला एक अलग एनिमल होगा जो कि शेर को खा रहा होगा, तो आ जाएगा 0.01। ठीक है, ऐसे एक 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 एक, एक पॉइंट पीछे लाते जाना। ये होता है आपका 10% रूल। सिर्फ 10% एनर्जी ही ट्रांसफर हो पाती है। चलिए इस पे एक न्यूमेरिकल देखते हैं। आ जाओ, आ जाओ भाई, आ जाओ। जूल एनर्जी है, 1000 जूल एनर्जी है बेटा प्लांट के पास। प्लांट को खा लिया भैया मेरे रैट ने, ठीक है। रैट को डायरेक्ट इस बार खा लिया किसने? स्नेक ने। और स्नेक को डायरेक्ट खा लिया इस बार ईगल ने। अब आपको ये बताना है कि जो मेरा ईगल है इसके पास कितनी एनर्जी है। बोलो फटाफट, निकाल पाओगे? निकाल पाओगे? अरे भैया सिंपल है यार। भैया अगर इसके पास 1000 है ना, तो इसका 10% इसके पास होगा। मतलब एक जीरो हटा दो, कितना आ गया? इसका कितना आ गया? 100। मतलब इसके पास है 100 जूल एनर्जी, है ना। इसके पास है भैया 100 जूल एनर्जी। अब 100 का 10% इसके पास होगा, वो कितना है? वो है भैया मेरा 10 जूल एनर्जी, 10 जूल एनर्जी। और 10 जूल का 10% होगा किसके पास? ईगल के पास। किसके पास? ईगल के पास। तो वो कितना होगा? एक और जीरो हटा दो, जो कि होगा 1 जूल। तो आंसर विल बी 1 जूल। 2 मार्क्स के अंदर एक न्यूमेरिकल आपके पेपर के अंदर आपको बड़ी आसानी से दिखेगा, और आसानी से ही आप बेटा सॉल्व करके आ पाओगे, क्योंकि आप इंटेलिजेंट हो, है ना। आप अपने दोस्त की तरह नहीं हो जिसके पास दिमाग नहीं है। वो शायरी तुमने सुनी होगी ना कि जली को आग कहते हैं। क्या था? जली को आग कहते हैं, भुजी को राग कहते हैं, और जो तुम्हारे दोस्त के पास नहीं है उसको दिमाग कहते हैं। चलिए, है ना। आई होप ए क्लियर, आई होप ए क्लियर। ये क्या हो गया हमारा? ये हो गया हमारा 10% लॉ। बहुत इंपॉर्टेंट, बार बार सवाल यहीं से पूछे जाते हैं, है ना।
चलिए आगे चलते हैं। मैंने आपको बता दिया 10% एनर्जी पास होती है, बाकी 90% कहां जाती है? डिफरेंट डिफरेंट लाइफ प्रोसेसेस के अंदर जाती है, एक्सक्रीशन, ट्रांसपोर्टेशन, ब्लड बनाना, हार्ट पंपिंग, इन सब जगहों पे। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। अब हम बात करते हैं बेटा फूड वेब की। भैया फूड वेब क्या चीज है? ये क्या नई नई आप बीमारियां लेकर आ रहे हो? कभी कह रहे हो फूड चेन, कभी कह रहे हो फूड वेब। अरे दोस्त देख, फूड चेन क्या था? अच्छा एक पॉइंट हम भूल गए बताना, क्या? कि फूड चेन यूनिडायरेक्शनल होता है, वो वाला पॉइंट रह गया। मैंने आपको बताया था कि फूड चेन यूनिडायरेक्शनल होता है, पर तुम में से किसी ने पूछा ही नहीं कि भैया यूनिडायरेक्शनल क्यों होता है। अब इसका एग्जांपल लेते हैं। ग्रास की एनर्जी गई रैट के अंदर, रैट की एनर्जी गई कैट के अंदर, कैट की एनर्जी गई स्नेक के अंदर, स्नेक की एनर्जी गई ईगल के अंदर। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, प्लांट ने एनर्जी ली, ठीक है, प्लांट ने एनर्जी ली। पहला पॉइंट आपको यह नोट करना पड़ेगा कि सूरज अगर एक एनर्जी दे रहा है ना, सूरज अगर एक एनर्जी दे रहा है ना, तो प्लांट सूरज से सिर्फ 1% सनलाइट को ऑब्जॉर्व कर पाता है, 1% सनलाइट का काम ले पाता है। तो प्लांट कितना लेता है? 1% ऑफ दी सनलाइट, 1% एनर्जी ले पाता है सनलाइट की। यह पॉइंट आपको नोट रखना है, ठीक है, 1% एनर्जी लेता है सनलाइट की। अब सुनो, अब प्लांट ने सन से एनर्जी ली है, ठीक है, ठीक है, अब प्लांट ने वो एनर्जी आगे दे दी रैट को। क्या अब वो एनर्जी वापस से रैट से प्लांट को मिल सकती है, या फिर प्लांट से वापस सनलाइट मिल सकती है? पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। इसका क्या मतलब है? जो फूड चेन होती है ना, वो हमेशा यूनिडायरेक्शनल होती है। यूनिडायरेक्शनल मतलब एक ही जगह चलती है ऐसे, अगर सीधी जा रही है तो सीधी जाएगी, उल्टी जा रही है तो बेटा उल्टी जाएगी। अगर एनर्जी ऐसे फ्लो कर रही है ना, तो ऐसी फ्लो करेगी। कभी एनर्जी ऐसे फ्लो नहीं कर सकती कि रैट से ग्रास में चले गया, ग्रास से सनलाइट में चला गया, पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है। तो याद रखेंगे, एनर्जी फ्लो इन दी फूड चेन इज ऑलवेज यूनिडायरेक्शनल। भैया बार बार इतना क्यों आप इसमें फोकस कर रहे हो? क्योंकि ये सवाल 3 बार पूछा गया है। यूनिडायरेक्शनल होता है या नहीं होता है? यूनिडायरेक्शनल होता है। और इकोसिस्टम के अंदर क्या होता है? राउंड साइकिल होती है, सर्कुलर साइकिल होती है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम कहां पर आ गए थे? हम आ गए थे हमारे फूड वेब। फूड वेब कहां है भैया? फूड वेब आ जाए भाई। फूड वेब देखो, फूड वेब कुछ नहीं है, अरे आसान सी चीज है। फूड वेब क्या है ना, फूड वेब ये बताता है कि एक जो आपका एनिमल है ना, उसको सिर्फ एक और ऊपर वाला एनिमल नहीं खाएगा, उसको बहुत सारे एनिमल खा सकते हैं। जैसे कि देखो, ये आपका फ्रॉग है ना, ये आपका फ्रॉग है ना, तो इस फ्रॉग को बहुत सारे एनिमल खा सकते हैं। इसको स्नेक भी खा सकता है, इसको ईगल भी खा सकती है, इस प्रकार से। तो जो फूड वेब होता है ना, वो आपको इंटर रिलेशन दिखाता है। इंटर रिलेशन वो आपको ये दिखाता है कि सारे एनिमल एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। अगर इमेजिन करो अचानक एक दिन आए और आपकी सारी की सारी जो इंसेक्ट्स होते हैं, इंसेक्ट्स गायब हो जाए, तो पता क्या होगा? जो आपके फ्रॉग्स होते हैं ना, वो इंसेक्ट्स को खाते हैं, वो कुछ भी नहीं खा पाएंगे, उन्हें खाना नहीं मिलेगा। उससे क्या होगा? फ्रॉग की भी पॉपुलेशन कम होने लगेगी, और फ्रॉग की पॉपुलेशन कम होगी तो ऊपर स्नेक वगैरह को खाना नहीं मिलेगा, फिर स्नेक्स की भी पॉपुलेशन कम होने लगेगी, फिर स्नेक कौन खाता है? ईगल खाता है, फिर ईगल की भी पॉपुलेशन कम होने लगेगी। तो पूरी की पूरी फूड वेब पूरा बदल जाएगा अगर एक भी एनिमल आपका यहां से गायब हो जाता है। तो फूड वेब क्या होता है? डेफिनेशन देख लेते हैं आप। देखिए, अ ग्रुप ऑफ several interconnected food chains where an organisms get food from more than one group of organism is known as food web. food web क्या होता है? एक इंटर रिलेशन दिखा रहा है आपको। यह है एक एग्जांपल ऑफ फूड वेब। अब सवाल क्या बनता है? सवाल बनता है डिफरेंस बिटवीन फूड चेन एंड फूड वेब। डिफरेंस बिटवीन फूड चेन एंड फूड वेब। देखिएगा, देखो पहला डिफरेंस क्या है? फूड चेन क्या होता है? फूड चेन इज अ लीनियर फ्लो ऑफ एनर्जी एंड द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर। एक ऑर्गेनिज्म ने दूसरे को खाया, लीनियर फ्लो हो रहा है ना एनर्जी का। जबकि फूड वेब क्या होता है? फूड वेब इज द कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी डिफरेंट फूड चेन्स। बहुत सारी अलग अलग फूड चेन्स को जब हम कलेक्टिवली कंबाइन कर देंगे ना, तो क्या कहलाएगा? तब कहलाता है वो मेरा क्या? फूड वेब। याद रखेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट। दूसरा पॉइंट, an organism of higher level trophic feeds on specific organism of lower trophic level। जो हाई ट्रॉफिक लेवल होते हैं, जो सेकंड ट्रॉफिक लेवल के हैं, वो फर्स्ट को खाएंगे, जो थर्ड के हैं वो सेकंड को खाएंगे। ऐसे ही तो चल रहा था। यहां पर क्या होता है? यहां की कहानी देखो, an organism of higher trophic level has access to more members of the lower trophic level। देखो फूड चेन के अंदर क्या होता था? थर्ड वाला जो एनिमल है ना, थर्ड ट्रॉफिक का, वो सेकंड को ही खा सकता है। ऐसा तो नहीं है कि थर्ड वाला डायरेक्टली फर्स्ट को खा लेगा। फूड चेन में पॉसिबल है? नहीं, बट फूड वेब में पॉसिबल है। फूड वेब में थर्ड वाला सेकंड को भी खा सकता है, फर्स्ट को भी खा सकता है। पॉसिबल है, पॉसिबल है। अभी आपको फूड वेब दिखाया, वहां पर देख लेना।
ठीक है, तो ये दो मेजर डिफरेंस हैं जो कि आपको याद रखने हैं, ये आपको पॉइंट्स याद रखने हैं। अब एक चीज आप याद रखना कि देखो फूड वेब का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है। फूड वेब आपको यह बताता है, फूड वेब आपको यह बताता है कि भाई जो सारे ऑर्गेनिजम्स है ना वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। अगर एक भी ऑर्गेनिज्म गायब हुआ ना तो पूरे का पूरा वेब पूरा का पूरा गायब होने लगेगा, धीरे धीरे सारे ऑर्गेनिज्म एक्सटिंक्ट होने लगेंगे। तो फूड वेब क्या बताता है, फूड वेब बताता है कि एवरी ऑर्गेनिज्म इज डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। चलिए ये डिफरेंस था। अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट होता है फूड पिरामिड का, वैसे आपके सिलेबस के अंदर ऐसा कुछ है नहीं है ना, इसको आप क्रॉस भी मार कर सकते हो, बट फूड पिरामिड देखो कुछ नहीं होता। फूड पिरामिड ये बताता है कि कौन किसको खाएगा, कौन किसको खाएगा, मतलब इकोलॉजिकल हायरार्की ऑफ फूड रिलेशनशिप इन विच आर चीफ प्रेडेटर इज एट द टॉप, ईच लेवल प्रे ऑन द नेक्स्ट लोअर लेवल। मतलब ये जैसे अपनी फूड चेन थी ना, जैसे अपनी फूड चेन थी ना, उसी प्रकार से कि लेवल 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 इंक्रीज होते जाते हैं। आप देख सकते हो यहां पर नीचे बहुत सारे आपके इक्वेटिक प्लांट्स हैं, उसके बाद छोटी फिशेज हैं, फिर बड़ी फिशेज हैं, फिर और बड़ी फिशेज हैं, और उसके बाद क्या है शार्क, जो कि सबको खा सकती है। ठीक है, तो फूड पिरामिड क्या होता है, एक रिप्रेजेंटेशन है। जैसे फूड चेन होता है वैसे फूड पिरामिड होता है, रिप्रेजेंटेशन है। इसका सवाल नहीं आता, ज्यादा गहराई से पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, चलिए चलो भैया आगे बढ़ते हैं, है ना। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा, इसके अंदर वो हम देख लेते हैं। सबसे पहली, फूड चेन इज ऑलवेज स्ट्रेट, मतलब ये यूनिडायरेक्शनल होती है, बार बार इस शब्द को मैंने आपको समझा दिया है। उसके अलावा क्या है, इट यूटिलाइजेस एनर्जी फ्रॉम द सन, मतलब जो आपका प्लांट होता है वो एनर्जी लेता है कहां से, सन से। उसके अलावा अ फूड चेन फॉलोज 10% एनर्जी लॉ, ये भी मैंने आपको बता दिया है। ये सारे पॉइंट्स मैं आपको समझा चुका हूं। यहां पर आपकी जो फूड चेन है बेटा वो एकदम समाप्त होती है। क्लियर, आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। देखो अगला टॉपिक है बायोमैग्निफिकेशन। बायोमैग्निफिकेशन बेटा जल्दी जल्दी नहीं पढ़ा रहा हूं, ये चैप्टर छोटा है और इस चैप्टर में रटने का ज्यादा पोर्शन है, और मैं तो आपको ऐसे समझा रहा हूं कि आप एक बार मेरे से पढ़ लोगे ना तो फिर आपको कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ने वाली। आप बस नोट्स डाउनलोड कर लेना, टेलीग्राम पे नोट्स मिल जाएंगे, डाउनलोड करा, पढ़ाई करी, आपका काम खत्म। ठीक है, आ जाओ। बायोमैग्निफिकेशन क्या होता है, अब इसकी जो डेफिनेशन है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार इसके ऊपर सवाल पूछा जाता है, डेफिनेशन नोट करना। देखो क्या होता है, द प्रोसेस बाय विच कंपाउंड्स such as pollutants and pesticides increases its concentration in the tissue of the organisms as it travels up the food chain। मुझे पता है डेफिनेशन सुनने में बड़ी मुश्किल लगी तुम्हें, बट मैं इसको आसान भाषा में समझाता हूं। देखो मैं एक फार्मर हूं, है ना, प्रशांत भैया दा फार्मर। प्रशांत भैया दा फार्मर क्या करते हैं कि मैं खेती करता हूं। अब खेती जब मैं करता हूं ना तो मैं क्या करता हूं ना यार, मुझे ना अपनी फसल को बहुत जल्दी ग्रो करना है, तो मैं क्या करता हूं, मैं कुछ पेस्टिसाइड्स डालता हूं, मैं कुछ इंसेक्टिसाइड्स डालता हूं, है ना, बाहर मच्छर वगैरह मारने के लिए मैं क्या करता हूं, पेस्टिसाइड्स इंसेक्टिसाइड डालता हूं। अब वो जो पेस्टिसाइड्स होते हैं उनके अंदर कुछ केमिकल होता है। अब वो केमिकल क्या होता है, सॉइल के अंदर चला गया, सॉइल से वो केमिकल प्लांट के अंदर चला गया। अब मैंने उगाया गेहूं, मैंने उगाया गेहूं, अब गेहूं के प्लांट के अंदर जो मैंने डाला था ना फर्टिलाइजर्स, वो भी आ गए हैं, वो भी आ गए हैं थोड़े बहुत, है ना। तो मेरे गेहूं के प्लांट के अंदर थोड़े बहुत क्या आ गए हैं, इंप्योरिटीज आ गए हैं, या फिर क्या आ गए हैं, टॉक्सिक सब्सटेंसेस आ गए हैं, टॉक्सिक सब्सटेंसेस। ठीक है, अब वो गेहूं उतारा, वो गेहूं उतारा, और गेहूं इमेजिन करो, इमेजिन करो वो गेहूं मैंने क्या करा, मैंने उस गेहूं को खाया, मैंने उस गेहूं को खाया, है ना, मैंने उसकी रोटी वोटी बनाई खाई। अब वो जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस हैं वो मेरे अंदर आ गए हैं, अब वो टॉक्सिक सब्सटेंस किसके अंदर आ गए, मेरे अंदर आ गए। ठीक है, अब मान लो आज से कई साल पहले जब डायनासोर थे, अब एक डायनासोर तुम्हारे प्रशांत भैया को खा लेता है। ठीक है, मैं जा रहा हूं सड़क पे, एक डायनासोर आता है और मुझे खा लेता है। ठीक है ना। अब देखो कैसे बेवकूफ लोग हो, इमेजिन और कर रहे हो, है ना, मेरी मृत्यु इमेजिन कर रहे हो, तुम शर्म नहीं आ रही। देखो इमेजिन करो, मतलब सोच लो कि एक डायनासोर मुझे खा लेता है। अब जो मेरे अंदर टॉक्सिक सब्सटेंसेस थे वो सारे कहां चले गए, उस डायनासोर के अंदर चले गए, और इसी प्रोसेस को बोलते हैं बायोमैग्निफिकेशन। मतलब जैसे जैसे ट्रॉफिक लेवल इंक्रीज होते जाते हैं, प्लांट क्या था, गेहूं क्या था, ट्रॉफिक 1, मैं क्या हूं, ट्रॉफिक 2, डायनासोर क्या है, ट्रॉफिक 3। जैसे जैसे ट्रॉफिक लेवल इंक्रीज होते जाते हैं, पॉल्यूटेंट या फिर टॉक्सिक सब्सटेंसेस की जो कंसंट्रेशन होती है ना वो भी इंक्रीज होती जाती है, वो भी इंक्रीज होती जाती है, वो भी डबल ट्रिपल 4 गुना होती जाती है। इमेजिन करो मेरे गेहूं के अंदर थोड़ी सी टॉक्सिक था, पर जब मैंने गेहूं को खाया तो मेरे अंदर टॉक्सिक इंक्रीज हो गया, जब मुझे डायनासोर ने खाया तो उसके अंदर और ज्यादा टॉक्सिक इंक्रीज हो गया,
और ज्यादा। इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है जो कि आपके एनसीईआरटी के अंदर भी आपको दिखेगा, वो कहां गया, वो है ये देखो। होता क्या है ना, आजकल अपने पानी के अंदर होता है मरकरी। मरकरी एक हार्मफुल सब्सटेंस। अब मरकरी को कुछ प्लांट्स मतलब पानी लेते हैं, जैसे कि कुछ एल्गी वगैरह, उन एल्गी को कुछ इंसेक्ट खाते हैं, इंसेक्ट को फिश खाती हैं, और उसके बाद फिश को कौन खाता है, फिश को ये खाता है हमारा चिंटू लाल, है ना, चिंटू लाल फिश को खाता है। अब चिंटू लाल ने फिश खाया, चिंटू लाल ने फिश खाया। अब ये जो मरकरी का कंसंट्रेशन था ना, जैसे जैसे ट्रॉफिक लेवल इंक्रीज हुआ, मरकरी का कंसंट्रेशन भी देखो कितना इंक्रीज हो गया। पहले मरकरी का कंसंट्रेशन था इतना, अब हो गया बेटा इतना। तो जैसे जैसे ट्रॉफिक लेवल इंक्रीज करता है, आपका टॉक्सिक सब्सटेंसेस का भी क्या कंसंट्रेशन इंक्रीज करने लगता है, और इस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं बायोमैग्निफिकेशन। ट्रॉफिक लेवल इंक्रीज होगा, टॉक्सिक सब्सटेंसेस का कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा, याद रखेंगे। अब यहां पर एक सवाल जो कि पूछा गया था, सवाल ये था कि भैया मेरे से एक लड़के ने सवाल करा कि भैया एक बात बताओ कि जो ट्रॉफिक लेवल होते हैं ना, जो ट्रॉफिक लेवल हम पढ़ रहे हैं ना, वो सिर्फ 4 या 5 ही क्यों होते हैं, 4-5 ट्रॉफिक लेवल से क्यों होते हैं, बताओ यार। ट्रॉफिक लेवल 4 या 5 ही क्यों होते हैं, मतलब 10-12 क्यों नहीं होते, 10-12 ट्रॉफिक लेवल क्यों नहीं होते? इसका आंसर पता है क्या है? इसका आंसर है बायोमैग्निफिकेशन। बायोमैग्निफिकेशन में क्या हो रहा है, ट्रॉफिक लेवल इंक्रीज हो रहा है, तो क्या हो रहा है, टॉक्सिक सब्सटेंसेस इंक्रीज होते जा रहे हैं, है ना, टॉक्सिक सब्सटेंसेस इंक्रीज होते जा रहे हैं। अब ट्रॉफिक लेवल जैसे ही इंक्रीज होने लगता है, चौथा ट्रॉफिक लेवल, 5वां ट्रॉफिक लेवल, 6वां ट्रॉफिक लेवल, तो क्या होता है, उन एनिमल्स के अंदर टॉक्सिक सब्सटेंसेस ज्यादा होते हैं, जिसकी वजह से उनकी मृत्यु जल्दी होती है, उनकी डेथ जल्दी होती है, ठीक है। इस वजह से हमारी फूड चेन के अंदर केवल 4 या फिर मैक्सिमम 5 ट्रॉफिक आपके देखने को मिलते हैं, इससे ज्यादा देखने को नहीं मिलते, क्योंकि आंसर क्या है, बायोमैग्निफिकेशन। अरे बोलो यार, अरे एक बार जोश मीटर कमेंट कर दो यार, मुझे लग रहा है तुम ठंडे पड़ गए, 40 मिनट में ठंडे पड़ जाते हो तुम तो यार, बताओ। ट्रॉफिक लेवल क्लियर, आगे बढ़े, चलिए। बायोमैग्निफिकेशन एकदम क्लियरली आपको समझा दिया है। अब बढ़ते हैं आगे, ओजोन, अगला टॉपिक बेटा, अगला टॉपिक ओजोन। ओजोन क्या होता है, ओजोन क्या होता है, ओजोन कुछ नहीं है, ओजोन होता है O3। O3 एक ऐसी गैस है जो कि जब आपके ऊपर होती है ना, मतलब आपकी जो ऊपर वाली लेयर्स होती हैं, जैसे आपकी स्ट्रेटोस्फेयर, वहां पे जब आपकी ओजोन होगी ना, तो वो ना आपको जो सनलाइट आ रही है ना, उसके अंदर एक यूवी रेडिएशन होती है, सूरज है, सूरज से आती है यूवी रेडिएशन, यूवी रेडिएशन ना आपको कैंसर वगैरह कर सकती है, तो उस कैंसर से बचाती है हमें कौन, ओजोन। कौन, ओजोन। तो ओजोन क्या होती है, ओजोन होती है आपकी O3। O3 किससे बचाती है, यूवी रेडिएशन से। किससे बचाती है, यूवी रेडिएशन से। यूवी रेडिएशन क्या करती है, स्किन कैंसर कॉज कर सकती है, ठीक है। इतनी कहानी याद रखोगे, इतनी कहानी याद रखोगे। अब देखो इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट है जिसमें से सवाल आता है वो है फॉर्मेशन ऑफ ओजोन। स्टार मार्क कर लेंगे, फॉर्मेशन ऑफ ओजोन। अब इसको समझते हैं कहानी से। यह है एक प्रेम कहानी, किस किस की प्रेम कहानी, प्रेम कहानी है हमारे ऑक्सीजन, ये प्रेम कहानी हमारे ऑक्सीजन नहीं, ओजोन और यूवी रेस की, ठीक है। एक प्रेम कहानी आपको मैं समझाता हूं। एक बार की बात है, ऑक्सीजन हवा में घूम रहा था, यूवी रेडिएशन आती है, यूवी रेडिएशन ऑक्सीजन से दोस्ती करना चाहती है, तो ऑक्सीजन ये बोलती है कि भाई मैं तो तभी तुझसे दोस्ती करूंगी जब तू मेरी मदद करेगा। तो यूवी रेडिएशन कहता है भाई मैं कैसे मदद करूंगा, तो ऑक्सीजन बोलती है कि यूवी रेडिएशन मेरी तू मदद कर दे कि मेरे जो मॉलिक्यूल्स है ना O2 के, उसको 2 पार्ट में तोड़ दे, O और O के अंदर। तो यूवी रेडिएशन ने बोला यार प्यार में इतना तो मैं कर सकता हूं, उसने 2 पार्ट में तोड़ दिया। अब क्या हुआ, अब ऑक्सीजन ने क्या करा, ऑक्सीजन चालाक थी, अब उसने क्या करा कि भाई जो इंडिविजुअल ऑक्सीजन था उससे जो एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल था, इन दोनों को कंबाइन करा और ओजोन बना लिया, ओजोन बना लिया। अब जो पहले हमारी ओजोन, जो पहले हमारी ऑक्सीजन थी, वो क्या बन गई, वो बन गई ओजोन। अब ये जो ओजोन है, ये एक प्रिवेंटिव लेयर बन गई जो कि यूवी रेडिएशंस को ही अंदर नहीं आने दे रही। तो क्या करा ऑक्सीजन ने, ओजोन ने प्यार में करी गद्दारी। क्या करी, गद्दारी किसके साथ, यूवी रेडिएशन के साथ। यूवी रेडिएशन ने ही मदद करी थी ओजोन की बनने में, और यूवी रेडिएशन को उन्होंने बोला कि भैया अब तो तुम अंदर नहीं जा पाओगे, अब नहीं जा पाओगे अंदर। ये तो वही बात हो गई कि तुम अपने पापा के घर में रह रहे हो और अपने पापा को घर से बाहर निकाल रहे हो, है ना, ये तो वही वाली बात हो गई। तो ये होती है आपकी फॉर्मेशन ऑफ क्या, ओजोन। ऑक्सीजन टूटता है यूवी रेडिएशन की मदद से और उसके बाद ओजोन बन जाता है। इसको याद रखेंगे, इसको याद रखेंगे, ठीक है। अगला टॉपिक देखते हैं,
अगला टॉपिक है आपका डिप्लीशन ऑफ ओजोन। डिप्लीशन ऑफ ओजोन। अब हम लोग हैं बेवकूफ, हम क्या कर रहे हैं, हम अपने घरों के अंदर फ्रिज एसी दबा के चला रहे हैं, है ना। अब जितने भी एसी होते हैं, फ्रिज होते हैं, उनसे गैस निकलती है, क्या होती है वो? CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। CFC, बेटा नाम नोट कर लेंगे, नाम नोट करने, यहां पर अच्छा लिख भी रखा है, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अब ये जो केमिकल होते हैं ना क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये क्या होते हैं ना, ये ऊपर जाते हैं, ऊपर जाते हैं, ऊपर जाते हैं, ऊपर लेयर में जाते हैं। अब ऊपर कौन है? ऊपर है ओजोन, ऊपर है ओजोन। अब CFC ऊपर जाते हैं और CFC क्या बोलती है? CFC बोलती है यूवी रेडिएशन से कि सुन, तेरा बदला मैं लूंगा, तेरा बदला मैं लूंगा। वो जो तुझे ऑक्सीजन ने धोखा दिया ना, तेरा बदला मैं लूंगा। कैसे? CFC बोलती है कि भाई यूवी रेडिएशन मेरे ऊपर आ जा, मेरे ऊपर आ जा। जैसे यूवी रेडिएशन आती है CFC के ऊपर, तो जो क्लोरीन गैस है ना वो अलग हो जाती है, क्लोरीन गैस अलग हो जाती है। अब ये जो क्लोरीन गैस होती है ना, ये क्या करती है? ये क्लोरीन गैस आपके O3 जो ओजोन है ना, ओजोन के साथ मिलती है और ओजोन को वापस नॉर्मल ऑक्सीजन के अंदर तोड़ देती है और ओजोन लेयर के अंदर छेद हो जाता है और यूवी रेडिएशन फिर से अंदर आने लग जाती हैं। तो ये थी एक प्रेम कहानी, किसकी? यूवी रेडिएशंस और ऑक्सीजन की। पहले धोखा किसने दिया? ऑक्सीजन ने। क्यों? उसने ओजोन बना लिया। अब वापस से CFC आया और CFC ने क्या लिया? बदला लिया और क्या बना लिया? एक होल बना लिया और फिर यूवी रेडिएशंस अंदर आने लग गए। ठीक है, ये पूरी की पूरी कहानी के फॉर्मेट में आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। फॉर्मेशन ऑफ ओजोन एंड डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर, दोनों आपको समझा दिया एक प्यारी कहानी की। बताओ इससे आसान तरीका क्या होगा? एक बार मैं तुम्हें समझा देता हूं, बताओ। बढ़िया, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए आ जाइए। अब हमारा ऑलमोस्ट आखिरी टॉपिक बेटा, ऑलमोस्ट आखिरी टॉपिक, 15 मिनट और लूंगा, ध्यान से सुन लो। देखो, डिस्पोजल, डिस्पोजल की हम बात करते हैं। डिस्पोजल का मतलब क्या होता है? डिस्पोजल का मतलब होता है कि जितने भी वेस्ट चीजें हैं ना, हम उनको हमारे घरों से बाहर फेंक रहे हैं। एक प्रकार से डिस्पोजल वही होता है। आप देखते होगे आपके घर का जितना भी कचरा है, आप वो डेली बाहर फेंकते होगे। वो सुबह सुबह बचता है, गाड़ी वाला आया, घर से कचरा निकाल, हाँ वही वाला। तो वो हम क्या कर रहे हैं? वो हम डिस्पोजल कर रहे हैं। वो हम क्या कर रहे हैं? वो हम डिस्पोजल कर रहे हैं। अब ये टॉपिक उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इसके अंदर एक चीज इंपॉर्टेंट है। दो टाइप के वेस्ट होते हैं। वेस्ट क्या होते हैं? जितने भी फालतू चीजें हैं जो कि आपके घर के अंदर है ना, दो टाइप के वेस्ट होते हैं। पहला होता है बायोडिग्रेडेबल, दूसरा होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल। दिखाता हूं, आ जाओ आ जाओ। देखो, पहला टाइप का वेस्ट है बायोडिग्रेडेबल, दूसरा होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल वो होता है जो कि आपके नेचुरली जो इन्वायरमेंट है ना, उससे डिकंपोज किया जा सकता है, इससे डिकंपोज किया जा सकता है। वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है मेरा बायोडिग्रेडेबल। ठीक है, बैक्टीरिया की मदद से। जैसे कि एग्जांपल देता हूं, आपके घर में सब्जी कटती होगी, क्या करना? कभी उस सब्जी को लेना, है ना, जो कटी हुई सब्जी है ना, जो वेस्ट है, और उस वेस्ट को कभी एक गड्ढा खोदना मिट्टी के अंदर, उसमें रख देना। एक दिन बाद आपको सब्जी वहां मिलेगी नहीं। आप गड्ढा खोदना, आपको सब्जी नहीं मिलने वाली वहां। क्यों? क्योंकि मिट्टी के अंदर क्या हुआ? वो ऑटोमेटिकली क्या हो गई? वो डिकंपोजर्स की मदद से वो सब्जी एकदम गायब हो जाती है, डिकंपोज कर देते हैं डिकंपोजर्स। तो वो जितने भी आपके वेस्ट होते हैं जो कि डिकंपोज किए जा सकते हैं, वो कहलाते हैं क्या? बायोडिग्रेडेबल। जबकि जैसे कि अपना प्लास्टिक है, क्या प्लास्टिक भी डिकंपोज किया जा सकता है? नहीं, ऑब्वियस सी बात है। तो प्लास्टिक क्या है? नॉन बायोडिग्रेडेबल। इसमें कुछ डिफरेंसेस देखते हैं। इट इज एनवायरमेंट फ्रेंडली। क्यों? क्योंकि भैया ये तो डिकंपोज हो सकते हैं, बट ये हो सकते हैं क्या? कभी नहीं। तुम प्लास्टिक को तुम 1000 साल तक पटक लो, कभी डिकंपोज नहीं हो सकता, कभी भी। तो ये क्या है? कैन नॉट बी डिकंपोज, बहुत ज्यादा पोल्यूशन करते हैं। इसके अलावा क्या है? इट इज मेड अप ऑफ नेचुरल इंग्रेडिएंट, इट इज मेड अप ऑफ द सिंथेटिक मटेरियल, इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू मैन्योर और रिसाइकल्ड। मैन्योर क्या होता है? आगे बात करते हैं। इट कैन बी इधर रीयूज्ड और रिसाइकल्ड। और कुछ एग्जांपल्स आपको दोनों तरफ दे रखे हैं, नोट कर लो बेटा। ठीक है, क्लियर? बढ़िया। बायोडिग्रेडेबल, डिग्रेडेबल का एक सिंपल सा 2 नंबर का डिफरेंस पे सवाल आराम से आ सकता है। अगर आता है तो तुम्हें बेसिक सा एकदम, मतलब ये तो आना चाहिए, इसमें तो कुछ है ही नहीं, ये तो बड़ा सिंपल है यार, है ना। अब देखते हैं मेथड्स ऑफ डिस्पोजल। डिस्पोज हम कर रहे हैं अपने, चाहे बायोडिग्रेडेबल हो चाहे नॉन बायोडिग्रेडेबल हो, इसको डिस्पोज कैसे करेंगे? कुछ मेथड्स होते हैं, लैंडफिल, इंसिनरेशन, वेस्ट, बहुत सारे आपको एक एक करके हम पढ़ते हैं। चलो आज पहला देखते हैं हम, रिसाइकलिंग। देखो, जितने भी हमारे नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट हैं, जैसे कि प्लास्टिक, इनको हम क्या करते हैं? इनको हम रिसाइकल करते हैं। आपने देखा होगा वो कबाड़ी वाला आता है, वो आपसे बोलता है कि यार भंगार दे दो, कचरे का सामान दे दो। वो क्या करता है?
उनको ले जाता फैक्ट्री में, फैक्ट्री में क्या होता है, वापस से रिसाइकल होने लगती है ना। कबाड़ी वाला आता था ना, तो जब मैं छोटा था ना, तो कबाड़ी वाला आता था तो घर पे मम्मी बोलती थी कि ये भी तो कबाड़ी है हमारे घर का, इनको भी दे दो। तुम्हारे साथ भी होता है क्या ऐसा? क्या पता तुम्हारे साथ भी होता हो, ठीक है। तो देखो, प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग वेस्ट मटेरियल इनटू द न्यू मटेरियल एंड द ऑब्जेक्ट्स आर नोन एज रिसाइकलिंग। ये नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के लिए किया जाता है। बहुत सिंपल, आसान। आगे बढ़ते हैं। अगला है लैंडफिल। अगला है लैंडफिल। लैंडफिल क्या होता है? अरे यार, लैंडफिल होता है बड़े बड़े मैदानों के अंदर कचरे को डंप किया जाता है। अब दिल्ली में जाओगे ना, तो बहुत ऐसे बड़े बड़े मैदान बना रखे हैं जहां पर पूरे शहर का कचरा लाकर डंप किया जाता है। वहां पर इतनी स्मेल आती है, मतलब तुम चले गए, तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा, ठीक है। वो क्या बोला जाता है? उन एरियाज को बोला जाता है लैंडफिल। क्या किया जाता है? जो सारा वेस्ट है ना, उन सबको वहां पटक दिया जाता है, ठीक है। वो कहलाता है मेरा लैंडफिल। आगे देखते हैं। अगला है कंपोस्टिंग। कंपोस्टिंग किसके लिए की जाती है बेटा? कंपोस्टिंग की जाती है बायोडिग्रेडेबल के लिए। अब देखो, जो आपके बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है ना, उनको क्या किया जाता है? उनको सॉइल के अंदर मिलाया जाता है। जब उन्हें सॉइल के अंदर मिलाते हैं ना, तो क्या होता है? वो डिकम्पोज हो जाते हैं। डिकम्पोज होने के बाद वो क्या होते हैं? वो ना सॉइल को बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स दे देते हैं, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स दे देते हैं, ठीक है। मतलब वो सॉइल को वापस से क्या बना देते हैं? उपजाऊ बना देते हैं। सॉइल को बहुत सारे मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स दे देते हैं। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं कंपोस्टिंग। कंपोस्टिंग क्या होता है? बेसिकली कंपोस्टिंग होता है कि हम बायोडिग्रेडेबल को सॉइल के अंदर डालते हैं उसे डिकम्पोज करने के लिए, ताकि हम सॉइल को मिनरल दे पाए, ठीक है। देखो, आपके एनसीईआरटी के अंदर डिटेल में नहीं है, बस इन सबके नाम दे रखे हैं, बट आपके क्योंकि एनसीईआरटी के अंदर टॉपिक्स हैं, तो मैंने क्या करा, मैं इन सबको एक एक करके आपको समझा रहा हूं। इनको बहुत ऐसे डीपली याद करने की, समझने की जरूरत नहीं है। ये टाइप्स आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बस आपको ऊपर ऊपर से समझना है सारी चीजें होती क्या है। अगर कोई सवाल पूछ ले तो तुम्हें पता होना चाहिए। आगे देखते हैं। अब एक चीज और बता देता हूं, मेजरली ये जो पोर्शन है ना गार्बेज वाला, इसमें से सवाल बनता है वैल्यू बेस्ड। वो वाला होता है ना कि श्याम इज अ पर्सन जो कि कचरे में नहीं डालता था सामान, उसको तुम क्या शिक्षा दोगे, वो वाले सवाल बनते हैं। अच्छा, इसके अंदर एक सवाल आया था, मैं वो भी बता देता हूं कि आपने देखा होगा दो डब्बे होते हैं, अगर आप पार्क में गए हो तो, एक ब्लू कलर का होता है, ग्रीन कलर का होता है। ग्रीन कलर में बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को डालते हैं, और जो आपका अपना व्हाइट बोल रहा हूं, जो ब्लू कलर होता है उसमें नॉन बायोडिग्रेडेबल जैसे प्लास्टिक को डालते हैं। इसके ऊपर सवाल आया था कॉम्पिटेंसी के अंदर कि एक स्टूडेंट है, वो स्टूडेंट जा रहा है और उसके हाथ में प्लास्टिक की बोतल है, और सामने उसको दो डस्टबिन दिखते हैं, ग्रीन एंड ब्लू। तो स्टूडेंट को किस डस्टबिन के अंदर अपने वाटर बॉटल को डालना चाहिए, बताओ। तो आपको पता होना चाहिए। ऐसे सवाल भी आ जाते हैं वैल्यू बेस्ड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रोसेस है इंसिनरेशन। अगला प्रोसेस है इंसिनरेशन। देखो, इंसिनरेशन कुछ नहीं होता, जितने भी आपके नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है ना, जैसे प्लास्टिक या फिर आपके मेडिकल के डिस्पोज होते हैं, इंजेक्शन वगैरह, इन सबको बहुत हाई फ्लेम्स के अंदर जलाया जाता है। क्यों? क्योंकि इनको कहीं पर भी डिस्पोज नहीं कर सकते ना हम, इनको हम कहीं पर भी लैंड में नहीं रख सकते ना, डाल नहीं सकते ना। तो इनको क्या करते हैं हम, हाई, बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर पे क्या करते हैं, बर्न करते हैं। उसको हम बोलते हैं क्या? इंसिनरेशन। याद रखेंगे, बस डेफिनेशन याद रखो, उतना बहुत है। अगला देखते हैं। अगला है सीवेज ट्रीटमेंट। सीवेज ट्रीटमेंट क्या होता है? प्लांट जो, मतलब एक मान लो सीवेज ट्रीटमेंट एक प्लांट होता है, जो आपका पानी होता है ना, वो पानी आता है आता है आता है आता है, और एक प्लांट में से जाता है जिसमें से जितनी भी आपकी गंदगी है उसको निकाल ली जाती है, वो होता है मेरा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। ज्यादा इसके अंदर कुछ भी नहीं पढ़ना है, ठीक है। जिन चीजों को मैं बोल रहा हूं इंपॉर्टेंट नहीं है, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, ध्यान रखो, भरोसा रखना पड़ेगा। अगली चीज, बायोगैस। बायोगैस क्या होती है? देखो, बायोगैस क्या होती है ना, जितने भी आपके बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होते हैं, इनसे ना बायोगैस बनाई जा सकती है। बायोगैस क्या होती है? एक तरीके से फ्यूल होती है, एनर्जी होती है। बायोगैस से ना, मतलब आप मानो कुछ समय बाद बायोगैस से शायद आपकी गाड़ियां भी चलने लगेंगी, ठीक है। बायोगैस इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बायोगैस कैसे बनाई जाती है? बायोगैस का मीन एक प्लांट होता है, तो जितने भी आपके बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है, उसको एक प्रोसेस के थ्रू उसमें से बायोगैस को निकाला जाता है, और बायोगैस क्या होता है? एक तरीके से फ्यूल होता है। इतना आपको याद रखना पड़ेगा, बाकी चीजें यहां पर गिवन है, ठीक है। बायोडिग्रेडेशन प्लांट, दे आर कन्वर्टेड टू बायोगैस बाय डिग्रेडेशन with the help of the bacteria, fungi and other microbes। क्या ये चीज क्लियर? बोलो, अरे बोलो यार, अरे बोलो यार। नींद वींद तो नहीं आ रही तुमको? अरे नींद में पहुंच गए क्या? नींद में पहुंच गए क्या? चलो, नींद में तो नहीं पहुंचे, सही है, सही है। और यहां पर यह अपना आखिरी टॉपिक था, यहां पर हमारा चैप्टर होता है बेटा समाप्त।
कॉन्ग्रेचुलेशंस, कॉन्ग्रेचुलेशंस। हमने शुरुआत करी थी आपके डिफरेंस से एनवायरनमेंट और इकोसिस्टम। मैंने आपको क्या बताया, इकोसिस्टम के जो कंपोनेंट्स है बायोटिक बायोटिक इंपॉर्टेंट है, उसके अलावा आपकी जो फूड चेन है वो इंपॉर्टेंट है, आपको फूड वेब और फूड चेन के अंदर डिफरेंस पता होना चाहिए। उसके बाद 10% लॉ इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये मैंने आपका स्टार्ट करा ओजोन, ओजोन इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये जो गार्बेज है ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, बट फिर भी मैंने आपको डिटेल में पढ़ा दिया है। अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, है ना, इंपॉर्टेंट तो नहीं, आसान आसान से कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन में आपको बता देता हूं। क्वेश्चन एक है जो कि आपको अभी चैट सेक्शन में लिखना है, ये आपका होमवर्क है। जो आपके इक्वेटिक पॉन्ड्स होते हैं ना, जैसे कि आपके पॉन्ड्स होते हैं, लेक्स होते हैं, है ना, लेक्स की बात कर लेते हैं। जो आपके लेक्स होते हैं ना, क्या उन्हें हमें, या फिर पॉन्ड्स होते हैं, रिवर्स होती हैं, क्या उन्हें हमें क्लीन करना पड़ता है? हम नहीं क्लीन करते। क्या नदी को क्लीन करने जाते हो? नहीं करने जाते, नदी को क्लीन नहीं करते। बट जो आपके एक्वेरियम होते हैं ना, एक्वेरियम को आपको क्लीन करना पड़ता है। जिनने अपने स्कूल के अंदर, मॉल्स के अंदर अगर एक्वेरियम देखा है तो उन्हें पता होगा एक्वेरियम को क्लीन करना पड़ता है। ऐसा क्यों? वाई बताओ बताओ बताओ। चलो इस क्वेश्चन को हम नहीं देते, एमसीक्यू वाला देंगे। इसका आंसर मत लिखो, मैं ही बता देता हूं क्योंकि बच्चे कंफ्यूज होंगे। देखो, क्योंकि लेक्स क्या होता है, लेक्स होते हैं हमारे नेचुरल इकोसिस्टम, और नेचुरल इकोसिस्टम के अंदर एक चीज होती है जिसको हम बोलते हैं डीकंपोजर। डीकंपोजर क्या करते हैं, जितने भी वेस्ट हैं, जैसे मान लो एक मछली मर गई, अब क्या करेंगे, उसको डिकंपोज कर देंगे। कौन? डिकंपोजर। बट आपके जो एक्वेरियम्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो होते हैं आपके आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। क्या यहां पर डिकंपोजर्स हैं? नहीं है। तो जब डिकंपोजर ही नहीं होंगे तो भैया कौन खत्म करेगा? कोई नहीं कर पाएगा। कौन खत्म करेगा बताओ? अरे कोई कर पाएगा नहीं ना। तो इस वजह से हमें क्लीन करने की जरूरत पड़ती है। याद रखना, लेक्स को क्लीन करने की जरूरत नहीं पड़ती, एक्वेरियम को पड़ती है। क्यों? क्योंकि लेक्स है नेचुरल इकोसिस्टम, ये है आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। इसके अंदर डिकंपोजर्स हैं, इसके अंदर डिकंपोजर्स नहीं है। चलिए शुरू करते हैं फटाफट से छोटे मोटे सवालों के साथ। पहला सवाल, डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर इन द अपर एटमॉस्फेयर इज मेनली ड्यू टू द इमिशन ऑफ, किसकी इमिशन होती है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये तो अभी बताया यार, ये तो अभी बताया, ये तो यार भैया सिंपल सिंपल से सवाल ले आए हो आप। अगला देखते हैं, व्हाट इज द रोल ऑफ डिकंपोजर्स। ये सवाल 2 बार पूछा गया है, डबल स्टार मार्क कर लेना, है ना। पहला रोल क्या होता है? पहला रोल तो यही होता है कि भाई वो डिकंपोज करता है, जितने भी डेड एंड डीकेइंग एनिमल्स है उन सबको कर देता है। उसके अलावा क्या होता है? हेल्प्स इन रिसाइकलिंग द मटेरियल। देखो डिकंपोजर क्या कर रहा है, आपके इकोसिस्टम को पूरा कर रहा है ना। कोई एनिमल मर गया तो उसके जितने भी न्यूट्रिएंट्स है ना उनको वापस सॉइल तक पहुंचा रहा है। तो हाँ, डिकंपोजर क्लीन तो करता है ना, जितने भी डेड एनिमल्स हैं उनको खत्म तो करता है, बट उसके साथ साथ सारे मिनरल्स को वापस से कहां पर पहुंचाता है? सॉइल के अंदर पहुंचाता है, न्यूट्रिएंट्स को सॉइल तक पहुंचाता है। ये 2 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। डिकंपोजर क्यों इंपॉर्टेंट है, ये रहे अपने 2 पॉइंट्स, याद रखेंगे। डिकंपोजर क्या काम करता है? सॉइल को न्यूट्रिएंट्स पहुंचाता है और हमारे एनवायरनमेंट को क्लीन रखता है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, गिव एनी 2 वे इन विच नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस वुड इफेक्ट द एनवायरनमेंट। ये वही आ गया लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन कि नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या होता है? प्लास्टिक। कैसे करेगा बताओ? प्लास्टिक कैसे करेगा? डिकंपोज नहीं कर सकते तो क्या होगा कि अगर किसी एनिमल ने प्लास्टिक को खा लिया तो उसकी डेथ भी हो सकती है, एक इसका रीजन ये भी हो सकता है। उसके अलावा यहां पर लिख भी रखें कि बहुत ज्यादा पोल्यूशन क्रिएट करते हैं, गैसेस क्रिएट करते हैं, है ना। और उसके अलावा एनिमल्स अगर खा लेते हैं तो बहुत ज्यादा उनको भी डिसीजेस हो सकते हैं। इनमें तुम कुछ भी बनाकर लिख के आ सकते हो। अगला क्या है? व्हाट इज ओजोन एंड हाउ डज इट इफेक्ट एनी इकोसिस्टम। ओजोन क्या होती है आपको पता है? इकोसिस्टम को कैसे इफेक्ट करती है? ओजोन यूवी रेडिएशन से बचाती है। अगर यूवी रेडिएशन आ गई तो भैया कैंसर हो जाएगा, स्किन कैंसर हो जाएगा। तो इसके अंदर ये भी हमने लिख रखा है। और एक चीज याद रखना कि कहां पर प्रेजेंट होती है? स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर। कहां पर होती है? स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर। ओजोन प्रेजेंट होती है स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर। क्लियर? क्लियर बोलो, ठीक है। अरे वाह, ये तो अपना थैंक यू हो गया। अरे वाह, तो हमने आखिरी में कुछ 5 क्वेश्चंस भी लगा लिए, है ना। बताओ अब क्या करोगे? अरे पूरा चैप्टर कर दिया भाई, और क्या लोगे? जान लोगे क्या प्रशांत भैया की सब करा दूं तुमको? सब करा रहा हूं यार। ऐसी मेहनत आपके लिए लगी रहेगी, मेहनत हम करते रहेंगे। कॉन्ग्रेचुलेशन, तुम एक वॉरियर हो। और याद रखना, वो जो आज इस लेक्चर के शुरू में तुम्हें एक सपना दिखाया था, एक ड्रीम दिखाया था ना, उस ड्रीम को हमें, आपको और मुझको मिलकर रियलिटी में बदलना है। हाँ, दिस एग्जाम विल बी बेस्ट एग्जाम ऑफ योर लाइफ। इस कमेंट को अभी कर देना। अगर तुमने यहां तक वीडियो को देख लिया है
तो इस कमेंट को कर देना, मैं समझ जाऊंगा तुम उस स्टूडेंट में से हो जो कि मेरी पूरे लेक्चर्स को देख के जाते हो। लिख देना दिस एग्जाम विल बी बेस्ट एग्जाम ऑफ माई लाइफ। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। शुक्रिया एवरीवन, पढ़ते रहें, आपको मजे से पढ़ाता रहूंगा। बोर्ड्स को फोड़ना, इस चैनल के ऊपर आना, इंटरव्यू लूंगा मैं और बोल रहा हूं समय पर प्रशांत भैया मजा आ गया आपसे पढ़ के, मेरे लिए उतना काफी है, मेरे लिए उतना काफी है। चलिए टेक केयर, बाय।